इस कहानी की शुरुआत होती है 1969 से, जहां हम डार्लिना नाम की एक लड़की को कार में बैठा हुआ देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर एक सुनसान इलाके की तरफ निकल पड़ती है ताकि दोनों आपस में कुछ हसीन लम्हे बिता सके। जैसे ही कार रोककर दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, तभी डार्लिना को पीछे एक कार नजर आती है। डार्लिना जैसे ही इसे देखती है वो वापिस लौट जाती है। फिर से डार्लिना जैसे ही माइक के करीब जाती है, दोबारा वही कार वापिस आ जाती है और इसमें से एक आदमी बाहर निकलकर डार्लिना और माइक के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे डार्लिना तो मर जाती है पर माइक जिंदा रहता है। इस बात से अनजान ये किलर पुलिस को कॉल करके मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करते हुए कहता है, लास्ट टाइम जो मर्डर हुआ था वो मैंने ही किया था। यानी ये एक सीरियल किलर था जिसे इस बात का गुरूर था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। इसके बाद एक महीने बाद कहानी सैन फ्रांसिस्को की दिखाई जाती है, जहां हम रॉबर्ट नाम के एक कार्टूनिस्ट को देखते हैं जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ देने के बाद अपने ऑफिस आ जाता है। सीरियल किलर इस ऑफिस में 2 लेटर भेजता है। एक लेटर में उसने अपना नाम ज़ोडिक बताया था और साथ ही पिछले मर्डर की जिम्मेदारी भी ली थी, और दूसरे लेटर में कुछ कोड्स थे। सीरियल किलर ने पुलिस को यह चैलेंज दिया था कि अगर उन्होंने ये कोड सॉल्व करके उसकी आइडेंटिटी पता नहीं की तो वो 12 लोगों को मार देगा, लेकिन अगर सॉल्व कर ली तो वो खुद को सरेंडर कर देगा। लेकिन रॉबर्ट कहता है वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें पजल में उलझा रहा है, वो खुद को सरेंडर नहीं करेगा। एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट होने की वजह से कोई भी रॉबर्ट की बात पर ध्यान नहीं देता। अब क्रॉनिकल न्यूज़पेपर एजेंसी इस पजल को पुलिस और FBI के साथ भी शेयर कर देती है, लेकिन कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाता। इधर रॉबर्ट भी इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करता है और कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे पता चल जाता है कि इस पजल में ज़ोडिक की आइडेंटिटी नहीं है। ये जानने के बाद रॉबर्ट सीधे पॉल के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है, लेकिन पॉल उसकी बात पर यकीन नहीं करता बल्कि उसका मजाक बनाने लगता है। इसके बाद क्रॉनिकल न्यूज़पेपर इस पजल को न्यूज़पेपर में छाप देता है, जिसके बाद कई एक्सपर्ट अपना जवाब देते हैं और पॉल को पता चलता है इन सभी का आंसर वही है जो रॉबर्ट का था, यानी इस पजल में ज़ोडिक की आइडेंटिटी नहीं थी। रॉबर्ट की इंटेलिजेंस देखकर अब पॉल रॉबर्ट के साथ इस केस को सॉल्व करने का फैसला करता है और इस तरह 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और फिर से ऑफिस में एक लेटर आता है जिसमें ज़ोडिक ने एक कपल को मारने की बात बताई थी। ये कपल लेक के किनारे अपना टाइम स्पेंड कर रहा था कि तभी वहां पर ज़ोडिक पहुंच गया। इसका हुलिया देखकर कपल को लगने लगा कि शायद ये कोई चोर है जो उन्हें लूटने आया है, इसलिए आदमी अपना पर्स इसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन ज़ोडिक इन्हें लूटने की बजाय इनके हाथ पैर बांधकर चाकू से बार बार वार करके इन्हें मौत की नींद सुला देता है। ये सब पढ़ने के बाद पूरे क्रॉनिकल ऑफिस में हंगामा मच जाता है। रॉबर्ट क्लू ढूंढने के लिए लेटर को बार बार पढ़ता है। इसी बीच एक लाइन पढ़कर रॉबर्ट को याद आता है, दरअसल ज़ोडिक ने लिखा था, इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। ये पढ़कर रॉबर्ट तुरंत एक बुक निकाल कर लाता है और पॉल को बताता है ये लाइन एक फिल्म की है जो एक सीरियल किलर पर बेस्ड है और उस किलर का नाम भी Z से ही शुरू होता है, यानी ज़ोडिक फिल्म से काफी इंस्पायर था। किलर की सच्चाई जानना और उस तक पहुंचने के लिए अब क्रॉनिकल ऑफिस के लोग उससे जुड़ी पूरी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में छाप देते हैं और पुलिस FBI भी दिन रात ज़ोडिक को ढूंढती रहती है। इतनी सख्त निगरानी के बाद भी ज़ोडिक एक शख्स को मारकर भाग जाता है। इस मर्डर की जांच के लिए डिटेक्टिव डेव अपने साथी आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ क्राइम सीन पर जाता है और लोगों से किलर के बारे में पूछताछ करने लगता है, क्योंकि ज़ोडिक ने आज पब्लिक प्लेस में एक टैक्सी ड्राइवर को मारा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदमी डेव को बताता है कि टैक्सी से 5 फुट 11 इंच का एक आदमी उतरा था जो देखने में गोरा था और उसने चश्मा पहना हुआ था। कुछ दिन बाद फिर से ज़ोडिक टैक्सी ड्राइवर की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए एक लेटर भेजता है और साथ ही पुलिस का मजाक बनाते हुए कहता है कि मैं मर्डर करने के बाद पार्क में ही बैठा हुआ था, लेकिन पुलिस ने मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अब मेरा टारगेट एक स्कूल बस बनेगी। ये पढ़ने के बाद लोग फिक्रमंद हो जाते हैं और न्यूज के जरिए सबको अलर्ट कर देते हैं, जबकि पुलिस ज़ोडिक के भेजे गए लेटर और सभी क्लूज के जरिए उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करती है। जहां पर ज़ोडिक ने डार्लिना को मारा था, वहां पर उन्हें ज़ोडिक के फुटप्रिंट की एक तस्वीर मिलती है, जिससे खुलासा होता है कि किलर 11 नंबर का जूता पहनता था, जिससे खुलासा होता है कि किलर 10 नंबर का शूज पहनता है और इतना बड़ा साइज सिर्फ आर्मी कैंप्स में होता है। इसी बीच डेव के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस आती है और उसे बताती है कि मर्डर के वक्त हमने एक आदमी को देखा था जिसे हम पकड़ नहीं पाए। ये सुन डेव जल्दी से स्केच आर्टिस्ट की मदद से उस आदमी का स्केच बनवाता है। रात में डेव को पता चलता है कि ज़ोडिक ने एक न्यूज चैनल के जरिए बातचीत करने का डिसाइड किया है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो मेल्विन नाम के एक सेलिब्रिटी लॉयर से ही बात करेगा। ज़ोडिक की शर्त मानकर अगली सुबह 5 बजे एक लाइव शो रखा जाता है। टीम मेल्विन से कहती है कि तुम्हें 15 मिनट तक ज़ोडिक को अपनी बातों में उलझाए रखना होगा।
तभी कॉल ट्रेस हो पाएगी। कुछ मिनट बाद ज़ॉडिक कॉल करके मेल्विन के सवालों के जवाब देता है और बताता है कि मुझे जब भी सर्द में भयानक दर्द होता है मैं लोगों को मार देता हूँ और मुझे आराम मिल जाता है। ज़ॉडिक काफी चालाक था। ये 15 मिनट होने से पहले ही कॉल कट करके दोबारा कॉल करता है ताकि उसे ट्रेस नहीं किया जा सके। ज़ॉडिक मेल्विन से कहता है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में चर्च के पास मिलूंगा। ये सुन मेल्विन के साथ पूरे पुलिस का ग्रुप चंद मिनटों में चर्च के पास पहुंच जाता है। लेकिन ज़ॉडिक यहाँ नहीं आता। यानी ज़ॉडिक ने इन्हें बेवकूफ बनाया था। इसलिए ये लोग अब ज़ॉडिक की कॉल रिकॉर्डिंग को उस लड़के को सुनाते हैं जो जिंदा बच गया था। लेकिन वो खुलासा करता है कि ये आवाज किलर की नहीं है। इसी नाकामयाबी का मजाक उड़ाते हुए ज़ॉडिक पुलिस स्टाफ को एक लेटर भेजता है जिसे पढ़कर सबका खून खौल उठता है। इसके बाद हम पॉल और रॉबर्ट को देखते हैं। ड्रिंक करते वक्त रॉबर्ट पॉल को बताता है कि किलर ने ज़ॉडिक डिक्शनरी में से पजल को लिखा है। ये सुनने के बाद पॉल इससे कहता है कि तुम एक कार्टूनिस्ट होने के बाद भी इस केस को सॉल्व करने में क्यों लगे हुए हो, जबकि इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रॉबर्ट कहता है कि मैं सिर्फ किलर का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। अब फिर से ज़ॉडिक एक लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि मेरा सर दर्द फिर से बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब कोई मेरा शिकार बनने वाला है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ एक सुनसान सड़क पर जा रही है। लेकिन तभी एक शख्स कार से उतरकर उससे कहता है कि आपके पीछे का टायर लूज हो गया है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। लड़की उसकी बात मान लेती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है टायर उसकी गाड़ी से अलग हो जाता है और फिर से वही शख्स उसकी कार के पास आकर उसे इंसिस्ट करके अपनी कार में बिठाकर लिफ्ट देने का बहाना बना लेता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को मार डालूंगा। ये सुनने के बाद लेडी बहुत घबरा जाती है। कुछ देर बाद ये लेडी एक ट्रक के सामने खड़ी होकर उससे हेल्प मांगती है। यानी ये चलती कार से कूदकर किलर का शिकार बनने से बच गई थी। ये अपने झाड़ियों में छुपे बच्चे को भी ट्रक ड्राइवर के सामने ले आती है और ये खबर हर तरफ फैल जाती है। पुलिस लगातार ज़ॉडिक की तलाश में जुटी हुई थी लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती और एक के बाद एक मर्डर होते रहते हैं। कई लेटर ज़ॉडिक इन्हें भेजता रहता है। इन्हें पढ़ने के बाद पुलिस समझ जाती है कि किलर खुद को फेमस करना चाहता है, इसलिए कोई भी न्यूज़पेपर ज़ॉडिक की खबर नहीं छापता। इधर रॉबर्ट पॉल को एक लाइब्रेरी में ले जाकर उसे पुराने मर्डर केस और न्यूज को देखने के लिए कहता है। ज़ॉडिक पुराने मर्डर को अपने लेटर में कॉपी करता है, यानी जो मर्डर उसने नहीं किए वो भी उन्हें अपना बताकर लोगों के बीच दहशत फैलाकर फेमस होना चाहता है। साथ ही रॉबर्ट ज़ॉडिक का लोगो ज़ॉडिक की घड़ी से मैच होता हुआ दिखाता है, यानी ज़ॉडिक का अपना कुछ नहीं था, सब अलग अलग जगह से कॉपी किया गया था। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, ना तो मर्डर होता है और ना ही कोई लेटर आता है। लेकिन एक दिन पॉल को एक लेटर मिलता है जिसमें पॉल ने ज़ॉडिक को होमोसेक्सुअल कहा था। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसने पॉल को मारने की धमकी दी थी। क्रॉनिकल वाले इस खबर को भी छाप देते हैं और पॉल अपनी प्रोटेक्शन के लिए डेव से एक गन ले लेता है। पॉल रॉबर्ट को बताता है कि मुझे एक शख्स ने कॉल करके कहा है कि वो ज़ॉडिक के बारे में सब कुछ जानता है और आज वो मुझसे मिलने वाला है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। पर रॉबर्ट मना कर देता है और रात में हम रॉबर्ट को एक लड़की के साथ डेट पर देखते हैं जहाँ वो किलर क्राइम से रिलेटेड ही बात कर रहा था और लड़की उससे बिल्कुल इंप्रेस नहीं थी। इधर पॉल उस खास शख्स से मिलकर अगले दिन इंटरव्यू में खुलासा करता है कि ज़ॉडिक ने पहला मर्डर 1966 में किया था, लेकिन ये मर्डर ज़ॉडिक ने नहीं किसी और किलर ने किया था। उसने भी ज़ॉडिक के तरह पुलिस को कई लेटर भेजे थे, यानी ज़ॉडिक उसी किलर के पैटर्न को फॉलो कर रहा था। ये जानने के बाद भी पुलिस ज़ॉडिक को नहीं पकड़ पाती। कुछ दिन बाद एक आदमी ने बताता है कि मेरे साथ आर्थर नाम का एक आदमी स्कूल में काम करता था और स्टूडेंट के साथ भी उसने गलत काम किया था और वो कहता था कि मैं जब भी किलर बनूंगा अपना नाम ज़ॉडिक ही रखूंगा और आज वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये सुन पुलिस तुरंत आर्थर से मिलने पहुंच जाती है, लेकिन आर्थर का ना तो लुक ज़ॉडिक जैसा होता है और ना ही जूते का नंबर। लेकिन फिर भी आर्थर की बातों से पुलिस का शक उस पर बढ़ता जाता है और पुलिस उससे मर्डर के दौरान उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है। तब पता चलता है कि मर्डर के वक्त ये आसपास की लोकेशन पर ही मौजूद था और आर्थर ने ज़ॉडिक कंपनी की घड़ी पहनी हुई थी। लेकिन ज़ॉडिक का लेटर राइट हैंड से लिखा हुआ होता था जबकि आर्थर लेफ्ट हैंड से काम करता था। तो क्या सच में आर्थर बेगुनाह था? इस राज को जानने के लिए पुलिस आर्थर के भैया और भाभी के घर जाती है, जहां पर भाभी लेटर में लिखे गए कुछ शब्दों को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि कुछ शब्द आर्थर के स्टाइल में लिखे हुए थे, लेकिन ये सबूत उसे कोर्ट में किलर साबित नहीं कर सकते थे। इसलिए पूरा पुलिस स्टाफ कोई बड़ा सबूत ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि पॉल अपनी जॉब छोड़ देता है। इधर डेव आर्थर के घर पर रेड मारने जाता है तो उसे एक चाकू और कुछ मरी हुई गिलहरियां फ्रिज में मिलती है, लेकिन ये सबूत भी काफी नहीं था। केस ऐसे ही खिंचता चला जाता है जिससे तंग आकर डेव भी इस केस को छोड़ देता है और ज़ॉडिक की पॉपुलैरिटी के चलते उस पर एक फिल्म बनाई जाती है जिसे डेव भी देखने आता है और इसी बीच रॉबर्ट से उसकी मुलाकात होती है। सब लोगों ने इस केस को छोड़ दिया था सिवाय रॉबर्ट के, जो अब ज़ॉडिक पर एक फिल्म लिखना चाहता था और इसी सिलसिले में पॉल से मिलने जाता है और सिर्फ किलर के बारे में बात करता है। ये देख पॉल गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद भी रॉबर्ट की सुई वहीं अटकी हुई थी। रॉबर्ट अब 2 बच्चों का बाप बन चुका था, लेकिन फिर भी इसकी दुनिया ज़ॉडिक के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। ये
ये एक इंटरव्यू भी देता है, जिसके बाद इसके घर अनजान नंबर से कॉल आने लगते हैं, जिससे डर कर मेलिना अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है ताकि अपनी फैमिली को किलर से बचा सके। लेकिन फैमिली के अलग हो जाने के बाद भी रॉबर्ट इस केस को नहीं छोड़ता और ज्यादा जानकारी के लिए डेव से मिलता है और डेव इससे कहता है कि मेरी इस केस में नॉलेज तुमसे भी कम है, लेकिन केन नाम का पुलिस ऑफिसर तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता है। केन इसे पिछले कई मर्डर की फाइल देता है, जिसे स्टडी करते वक्त इसके सामने डार्लिना की फाइल आ जाती है। जिससे मिले क्लू को जानने के बाद रॉबर्ट डेव के पास जाता है और उसे कहता है कि डार्लिना के पीछे एक जॉर्ज नाम का लड़का पड़ा हुआ था, जिसे डार्लिना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शायद इसी ने डार्लिना और बाकी लोगों को मारा होगा। इसलिए रॉबर्ट डेव से जॉर्ज के बारे में पता लगाने को कहता है, पर वो एरिया उसका नहीं था, वो इसलिए इसे मना कर देता है। इसी तरह 1978 आ जाता है। ठीक 9 साल बाद फिर से ज़ॉडिक क्रॉनिकल में एक लेटर भेजता है और कहता है कि डेव इस केस को रीओपन करे, जिसे सुनने के बाद डेव के सीनियर इसे नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था डेव ने इस लेटर के जरिए अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने का काम किया है। इधर रॉबर्ट डार्लिना की बहन से मिलता है और उसे बताता है कि डार्लिना का पीछे करने वाला लड़का जॉर्ज ली था और आर्थर का भी नाम आर्थर ली था। ये सच जानने के बाद रॉबर्ट पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बता देता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। एक दिन मेलिना आर्थर की ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लेकर आती है, जिसमें आर्थर की डेट ऑफ बर्थ थी 18 दिसंबर और ज़ॉडिक ने भी अपना बर्थडे इसी डेट को बताया था। जल्दी से रॉबर्ट डेव के पास जाता है और उसे बताता है कि आर्थर ही ज़ॉडिक किलर है। कुछ समय तक उसने लेटर इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि वो जेल में बंद था। ये सुन डेव उससे कहता है कि हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को क्लोज कर दो। रॉबर्ट भी ऐसा ही करता है, लेकिन एक दिन आर्थर की शॉप पर जाकर उसका रिएक्शन देखता है, पर आर्थर कोई रिएक्शन नहीं देता। 1991 में रॉबर्ट अपनी बुक पब्लिक कर देता है और केस अब भी चलता रहता है। इसी बीच आर्थर की मौत हो जाती है और 2002 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि आर्थर किलर नहीं था, क्योंकि लेटर का डीएनए आर्थर के डीएनए से अलग था और आज तक किलर कौन था ये मिस्ट्री बनी हुई है। और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।